जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। सभी साथी जुड़ी रहिए। जैसा कि विषय मैंने आप सभी को 2 घंटे पहले बता दिया था, और आप सभी साथियों से निवेदन है, मैं शुरुआत में ही आप सभी को मुद्दा बता देता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं शलभ प्रताप सिंह का वीडियो किसी ब्रांड को चमकाने के लिए नहीं, किसी नाम के पीछे नहीं, कोई एटीएम पेटीएम के लिए नहीं, किसी प्रकार का लाखों लोगों का कोई पेज बनाने के लिए नहीं, कोई फैन फॉलोइंग के लिए नहीं। शलभ प्रताप सिंह का जो संगठन है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदुत्व है और देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। और उसके पीछे जीवन का मैंने भी 14 साल समर्पित किया है। इसीलिए कष्ट होता है कभी कभी जब मैं देखता हूँ कुछ लोग के पोस्ट को, मीडिया के रिव्यू को, अखबारों की खबर को, तो मैं आज सोचा कि कुछ अनसुनी कहानियां आप सभी के बीच बताता हूं मैं। और जितने भी मेरे समर्थक हैं, साथी हैं, भाई हैं, धर्म रक्षक सेना के पदाधिकारी हैं, सैनिक हैं, देश के युवा हैं, और वो सारे जो लोग कहते हैं कि हम भी सलभवादी हैं, उन सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप सभी युवाओं को, साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप वायरल करेंगे तो मेरा जो विचारधारा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा लक्ष्य है, वो लोगों तक पहुंचेगा। और मैं आपको बता दूं कि अंत समय तक मैं यही कहूंगा, अगर जब मेरी सांसें चलेंगी, अगर आप देखिएगा शलभ प्रताप सिंह जीवित रहता है, अगर उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो यही कहेगा मेरा एक ही लक्ष्य था, भारत देश एक हिंदू राष्ट्र। और उसके पीछे ही मैं काम करता आया हूँ शुरू से। मैंने किसी पार्टी से कभी कोई टिकट नहीं मांगा, किसी पार्टी में कभी ज्वाइन करने भी नहीं गया, कभी किसी पार्टी में कोई पद भी नहीं लिया। और मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात की कि विषय है कि भारत के हर घर पे, हर हिंदू के घर पे भगवा ध्वज लहराना है। तो शुरुआत मैंने आज कर दी आप लोग के बीच में। जो आप लोग कहते हैं कि शलभ भैया हमारे आदर्श हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो अगर हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, अपने आदर्श मानते हैं देश के युवा, तो बस इतना कर दीजिएगा मेरे लिए कि अपने अपने घरों पर ये भगवा ध्वज जो है जरूर लहराइएगा, लॉकडाउन का पालन करते हुए। और मैं कहता हूं कि सबके घर में ये उपस्थित रहता है, और आप अपनी अपने घरों की छतों पे इस भगवा ध्वज को लहराइएगा। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, किसी पार्टी का झंडा लहराने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात से, और मैं पहले बता देता हूं, किसी भी पार्टी का झंडा लहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम का या हिंदुत्व का या किसी भी तरीके का भगवा ध्वज हो आपके पास में, अगर उस पे राम होते हैं तो सही, उस पे अगर भोलेनाथ होते हैं तो सही, उस पे अगर बजरंगबली होते हैं तो सही, हिंदू धर्म का जो ये प्रतीक है भगवा ध्वज, ये आपके सभी के, हिंदुस्तान के सभी घरों की छतों पे लहरना चाहिए। और इस मुहिम की शुरुआत करने के पीछे के लॉजिक मैं आप सभी को बताता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, कम शब्दों में आप सभी को बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय आप लोग को लूंगा। कोई बात अगर बतानी है, कोई बात आप लोग के बीच में रखनी है, तो उसका तथ्य समझना पड़ेगा, उसके पीछे की वजह समझनी पड़ेगी। कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई सौहार्द बिगाड़ने की तैयारियां नहीं है। मैं पहले बताना चाहता हूं कि हम लोग का संगठन कभी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य ही नहीं करता है। हमारा संगठन, मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं इसी वीडियो के माध्यम से, और थोड़ा कीमती 10 मिनट चाहिए, आपका कीमती 10 मिनट चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि धर्म रक्षक सेना वालों की विचारधारा क्या है। मैं आप सभी को बताता हूं, एक कुछ समय पहले ले चलता हूं, क्योंकि अभी क्या है कि योगी जी के बारे में जब उनके अच्छे कार्यों को आप सभी देखते हैं, उन सब जो वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तब उनकी तारीफ होती है। उस समय लोग उनके बारे में जान पाते हैं, उस समय लोग उनके बारे में पोस्ट डालते हैं, लोग उनके बारे में कहते हैं, मीडिया में सपोर्ट मिलता है, हम लोग को अखबारों में मिलता है, अच्छा लगता है। मगर कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो हिंदुस्तान के लोग जानते ही नहीं है। भारत देश के 100 करोड़ हिंदुओं तक वो बात पहुंची ही नहीं है। उसमें के कुछ अनसुने राज मैं आप सभी के बीच में बताना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो 25 साल से गोरखपुर के सांसद थे, पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आशा करते हैं कि हम सभी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे तो भारत के अगले प्रधानमंत्री भी होंगे। इसके पीछे का लॉजिक, और शलभ प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को क्लियर कर दूं इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भारत के कई सारे न्यूज चैनल और अखबार के लोग कांटेक्ट करते हैं हमारे सेना के पदाधिकारियों से, सैनिकों से, और पूछते हैं, और सवाल जवाब होता है। मीडिया में भी जो लड़के हमारे हैं उन सबसे पूछा जाता है, तो मैं उन सभी को बता दूं कि हम लोग किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग योगी जी की विचारधारा पे काम करते हैं। महाराज जी को समर्पित मैं 14 वर्ष पहले ही हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, उस समय से मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले बताना चाहता हूं, कभी भी योगी जी ने ये नहीं कहा है कि आप हमारे लिए प्रचार करिए, आप हमारे लिए जो है जगह जगह जो है लोगों को निवेदन करिए, लोगों को बताइए, लोगों से कहिए। और कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन को महाराज जी ने कहा ही नहीं है
कि आप मेरे लिए कार्य करिए, मेरे लिए प्रचार करिए, मेरे लिए वो करिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि भारत देश में अगर हिंदुत्व का जन्म हुआ है, जो आज आप सभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना या जय परशुराम कह रहे हैं, क्योंकि जातियों में बढ़ते चले गए आप लोग और वहां पे नाम आप लोग अलग अलग भगवान को अपने अपनी जाति से जोड़ लिए हैं, मगर नाम लेते हैं आप लोग भगवान का ही, प्रभु का ही, ईश्वर का ही। परशुराम भी भगवान है, राम भी भगवान है, भवानी भी है, राजपूताना भी है, जय हिंदुत्व भी है, जय ब्राह्मण भी है, जय राजपूताना भी, सब कुछ है हिंदुत्व ही। मैं बताना चाहता हूं इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही व्यक्ति है। पिछले 25 साल से और 3 साल या 28 साल से जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करते रहे हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं कहानी की शुरुआत करता हूं आप सभी के बीच में। मैं आप सभी को ले चलता हूं आज के ठीक 13 वर्ष पूर्व, 2020 चल रहा है, मैं आपको 13 वर्ष पूर्व ले चलता हूं। 14 वर्ष पूर्व मैंने ज्वाइन किया था महाराज जी के संगठन को। मैं उस वक्त बताता हूं क्योंकि मीडिया में उस समय बातें नहीं पहुंचती थी। मुझे याद है 2005 में नोकिया का फोन आया था, जो हथौड़ा वाला फोन आप लोग के पास में होता था। रिलायंस का CDMA का फोन था, जो रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया था अंबानी जी के डेथ के बाद, धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद उनके बेटे ने लॉन्च किया था। CDMA का एक सेट आता था, छोटा सा, 2 ही सेट आते थे, कैमरा फोन हमारे पास सपोर्टेड थे ही नहीं। उसके 1-2 साल बाद हम लोगों के पास में 2007-2008 के दौरान मेरे ही पास, मेरे संगठन में उस समय नोकिया 6600 हुआ करता था, बड़ा महंगा मिलता था, मगर उस का कार्य हुआ कि हम लोग कई सारी फोटोज वीडियोज उस समय कवर करके, क्योंकि उसमें मेमोरी रैम नहीं होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, तो आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा हो गई, तो 512 MB इंटरनल मेमोरी बहुत ज्यादा हो गई, तो 28 MB, उससे ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं करता था उन सभी फोनों में। तो हम लोग जो कलेक्शन कर पाए उस समय कर पाए, और आज आप सभी के बीच में मैं रखता भी उन सभी तथ्यों को। मैं बताना चाहता हूं सन 2007 में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में बवाल मच गया। गोरखनाथ मंदिर के अंदर महाराज जी बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? उनके परेशान होने की वजह थी कि अहमदाबाद में, गुजरात में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसके पीछे का तार जुड़ा हुआ था आजमगढ़ से। महाराज जी गोरखपुर से कार्य करते थे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आज के लोग, मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि जनता दरबार लगती है, ये लगता है, वो लगता है, हम लोग ऐसी समस्या सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जो बातें हैं ना, वो सब मनगढ़ंत कहानियां लोगों के बारे में है, जो लोग अभी 1-2 साल में बनाए हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो पिछले 25 साल से गोरखपुर के मंदिर के अंदर बैठा करते थे महाराज जी, और 14 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सवेरे 3 बजे वो सो के उड़ जाते थे, 3 से 4 के बीच में वो अपने गौशाला में रहते थे। गौशाला भी ऐसी जहां पे 70 से 80 गाय बंधी हुई थी। उन गाय के आसपास में, मैं पहले बार आपको बता दूं भारत की जनता को, देश के युवाओं को, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, इसको मैं मीडिया की पुष्टि के साथ में, उस समय के पत्रकारों के साथ में, टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट के साथ में, दैनिक जागरण जो गोरखपुर में काम करता था उसके संवाददाता के साथ में कभी भी मीडिया के पैनल पे बैठ के एकदम स्पष्ट कर दूंगा, इसमें से कोई भी बात गलत होगी तो। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, देश के युवाओं को, क्योंकि आप सभी कट्टर हिंदुत्व पे ही कार्य करिए, और आज आप सभी के देश की जो कंडीशन है, देश की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए आप सभी अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हिंदू एक हुआ होता तो क्या आज भारत ऐसी चीजों से जूझता? हिंदू एक हुआ होता तो क्या आज कोई 2 कौड़ी का दिल्ली का अल्पसंख्यक बोर्ड का अध्यक्ष बोलता है कि हम अरब देश में आपकी शिकायत कर देंगे? क्या हिंदू एक हुआ होता तो ठेले पे बेचारा एक सब्जी वाला सब्जी भी बेच रहा है, मुंह पे वो अपने मास्क भी लगाया हुआ है, उसके पास में मेरठ में जो वेंडर का लॉकडाउन पास होता है वो भी उपस्थित था? क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे मैं कार्य करता हूं। जैसे ही ट्वीट किया गया तहजीब टीवी के द्वारा कि उसकी गिरफ्तारी किया जाए, उसमें जो है SP मेरठ को, DIG मेरठ को, SP सिटी को, उसके बाद फिर DGP उत्तर प्रदेश, CMO उत्तर प्रदेश, CM UP, इतने सारे लोग को वो टैग करके बोलता है कि उस आदमी की गिरफ्तारी किया जाए, इससे सांप्रदायिक ये हो जाएगा, सौहार्द बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। और जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसी में ट्वीट करके अलग अलग जगह, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको सुनिए। लोग पूछ रहे थे कि योगी जी के प्रदेश में क्या भगवा नहीं लहर सकता है, क्या उसने अपराध कर दिया, क्या उसने ये कर दिया? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, फिर से वही ले चलता हूं सन 2007 में। तो महाराज उस समय काफी ज्यादा परेशान थे कि आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है, और वो हमला हुआ था गुजरात के जो है। और उस समय जब महाराज जी को ये चीजें पता चली तो उन्होंने सीधे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम मोर्चा जो है पूरा वो करेंगे, और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवादी संगठनों, राष्ट्रवादी मतलब समझते हैं वो सभी हिंदू संगठन जो राष्ट्र हित को लेकर चलते हैं, उन सभी संगठनों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, हिंदू या वाहिनी के लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, जो उस समय हिंदुवादी संगठन थे, उन सभी ने मिलके महाराज जी का समर्थन किया, और आजमगढ़ में एक जनसभा का आयोजन किया गया। महाराज जी निकल चुके थे अपने गोरखपुर से, 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। मैं बताना चाहता हूँ जिसे काफिला कहा जाता है, 40 गाड़ियों का काफिला था, और वो 40 गाड़ियां तकिया होते हुए जा रही थी आजमगढ़। आजमगढ़ के DAV के मैदान में वो कार्यक्रम रखा गया था। आजमगढ़ के DAV के मैदान में वो कार्यक्रम रखा गया था।
और मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, देश के युवाओं से, भाइयों से, कि मैं अभी जब सरकार आई है उसके बाद हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है उन वीडियो को लाने का, उस मीडिया को न्यूज में डालने का। 2 साल 1 साल पहले आप देख सकते हैं कई जगह से ज्यादा व्यू नहीं हो पाया होगा, 240 के व्यू या मान के चलिए कि 300 के व्यू तक गया है वो वीडियो, जो मीडिया के अलग अलग पैनल पे फिर से बताया गया योगी जी के बारे में। वो उसको बताना जरूरी इसलिए था कि मैं देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, महाराज जी तो वो व्यक्ति थे जिसको देख के हम लोग समर्पित हुए। और जब तकिया के पास से वो काफिला निकला तो तकिया के पास एक मस्जिद था बाजार में, उस मस्जिद में पहला पत्थर महाराज जी की गाड़ी पे आके लड़ा। ठीक है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो देश के हिंदू हैं, जो देश के आज हिंदुत्व की बात करते हैं, मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का हिंदू एक हो रहा है, मगर मैं बताना चाहता हूं कोई नई बात नहीं है। आज भगवा गाड़ियां जो कंपनियां निकाल रही हैं, भगवा कलर की गाड़ियां, मैं देखता हूं कि कई सारे लोग लेना चाहते हैं कि मेरी कार भगवा कलर की हो, मेरी गाड़ी भगवा कलर की हो, हम हिंदुत्व को डिवा करते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, भगवा गले में गमछा डालते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी के पास में उस समय भी कई सारी गाड़ियां लाल कलर की थी, महाराज जी की कई सारी गाड़ियां लाल सफारी थी, और उस पे यही झंडा लहरता था जो मेरे पीछे लहर रहा है, हिंदुत्व का झंडा, ना किसी पार्टी का ना किसी उसका। मैं बताना चाहता हूं, वो 25 साल से सांसद तो रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत खास लगाव उनका नहीं रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया है, तब तब उन्होंने जो है विरोध भी किया है, विद्रोह भी किया है। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके पीछे की मंशा कभी सरकार में आने की या कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की थी ही नहीं। उनके पीछे की एक ही मंशा थी कि हमें अपने देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने का मतलब समझते हैं कि अगर आप सभी हिंदू एक होंगे, आप समझाना चाहता हूं, जिसको समझ में आएगा वो शेयर कीजिएगा इस बात को। जब तकिया के पास से आजमगढ़ में वो काफिला निकला तो महाराज जी की गाड़ी पे पहला पत्थर लगा। पहला पत्थर निकलने के बाद तब भी वो गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे लगातार कई सारे पत्थर पड़े, उसके बाद जो है पेट्रोल भरी हुई बोतलें फेंकी गई महाराज जी की गाड़ी पे, और वो गाड़ी पूरी तरीके से आगजनी का शिकार हो गई। कई सारे उसमें कार्यकर्ता थे जो बाकी पीछे के आगे गाड़ियों में सब निकल के इधर उधर हुए। आजमगढ़ से फोर्स बुलाई गई, आसपास की पुलिस आई, और जो दंगाई थे उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। मस्जिद से ही वो लोग फेंक रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। और आप सभी सोचिए, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय सरकार किसकी थी? अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की। उस समय भी एक व्यक्ति कट्टर हिंदुत्व के लिए अपनी गाड़ियों पे जो है अटैक करवाते हुए, कुछ भी करते हुए, क्योंकि महाराज जी सुरक्षित इसलिए हो गए थे क्योंकि रास्ते में वो गाड़ी बदल दिए थे। जो पहले नंबर की गाड़ी थी उसमें बैठ गए, तो हमेशा जिस गाड़ी में चलते उस गाड़ी में वो थे ही नहीं, जिसके ऊपर अटैक हुआ। और सोचिए उसी गाड़ी पर अटैक हुआ जिस पर योगी चलते थे। कितना प्लान था कि उस दिन हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे कट्टर हिंदू नेता खत्म हो जाता। उसके बाद भी महाराज जी जिद करते हुए वहां देवी मैदान की तरफ बढ़ गए, और जाके मैदान के अंदर 3 घंटे जनसभा किए। आजमगढ़ के लोगों से पूछ लीजिएगा, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 3 घंटे जनसभा किए, और वहां पे इस चीज का ऐलान किया गया कि महाराज जी जो हमला हुआ है, क्या इसकी जानकारी मीडिया को दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ने यह सवाल किया था मंच पे। मैं बताना चाहता हूं आप सभी से, महाराज जी ने एक ही बात कही कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जो आजमगढ़ में अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो पूरे आजमगढ़ में, पूरे पूर्वांचल का माहौल खराब हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे, जगह जगह आगजनी हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। मैं कभी ये नहीं चाहता हूं। उस बात को महाराज जी ने वहीं पे दबा दिया, और तत्काल प्रभाव से अपना प्रोग्राम करने के बाद वो गोरखपुर की तरफ वापस चले गए। सोचिए 2007। फिर मैं आपको बताता हूं 2008 में, क्योंकि उसी बीच में एक युवा था जो लखनऊ के जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। जयपुरिया के स्कूल का आईसीएसई बोर्ड की मार्कशीट आप सभी को दिखा देंगे, वहां के लोगों से पूछिएगा, क्योंकि उस समय टॉप लेवल का स्कूल था सेठ अमर जयपुरिया। क्योंकि जयपुरिया को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि तमसो माँ ज्योतिर्गमय वहां लिखा रहता था हमारे स्कूल के बाहर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो हिंदुत्व के उस पर कोई क्रिश्चियन मिशनरी नहीं थी, वो अच्छा कॉलेज था, अच्छा स्कूल था, उसका बहुत नाम था। वहां से पढ़ने वाला एक युवा था जिसका सिलेक्शन जयपुरिया में बहुत लोगों के बाद, मतलब ट्रायल टेस्ट में हुआ था। उसने कई साल पढ़ाई की, फिर उसका सिलेक्शन वहीं से कोटा के आईआईटी के इंस्टीट्यूट में हो गया, जिसमें इंस्टीट्यूट उसका पूरा पैसा आईआईटी की पढ़ाई का बियर कर रहा था। मैं आपको एक ऐसे छात्र के बारे में आज बताना चाहता हूं। और आईआईटी की पढ़ाई का वो बंसल इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ, और उस इंस्टीट्यूट की पूरी पढ़ाई जो है आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इतने अच्छे उससे क्वालिफिकेशन टेस्ट निकाला गया था कि उस इंस्टीट्यूट ने कहा था कि हम खुद इस बच्चे का पूरा जो है छात्र का खर्चा वहन करेंगे। और वो दौर था 2006 में, उस छात्र ने हाई स्कूल पढ़ाई की थी जयपुरिया से, फिर वो 2007 में चला गया था। बट अचानक 4 से 5 महीने के बाद कोटा छोड़ के वो पूरा सामान लेके आईआईटी का क्वालिफाइड स्टूडेंट, जिसका सिलेक्शन हुआ, जो जयपुरिया जैसे स्कूल से टॉप करके गया था। जयपुरिया के सभी बच्चों से पूछ लिया जाए, उस छात्र का नाम है शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी। उस छात्र का नाम है शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी।
जिसके पिता का सपना था कि लड़का मेरा गया है तो आईआईटी से पढ़ाई करके आईआईटीएन बन के आएगा, अचानक वो 5 महीने बाद अपना पूरा सामान टांग के ट्रेन पकड़ के कमरे उमरे का किराया दे के जो भी वहां पे था हिसाब किताब करके मकान मालिक से बिना बताए अपने परिवार को बिना सूचित किए वहां से सारा सामान लिए चला आया और आईआईटी की पढ़ाई को बीच से ही छोड़ दिया। सन 2007 की मैं बात आपसे बताना चाहता हूं। उसी समय आने के बाद में शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी ने कोटा से उस आईआईटी की पढ़ाई को छोड़ते हुए लखनऊ, उसके परिवार के लोगों ने कहा भी कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था, आईआईटी के लिए भेजा गया था, क्योंकि मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं, पराग डेयरी फेडरेशन के बहुत ईमानदार इंजीनियर हैं, उनका काफी नाम है अरुण सिंह का, और उनकी ईमानदारी और उनकी जो है पराग को बढ़ाने के पीछे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कितने समर्पित थे वो। और उस समय वो एकदम हैरान हो गए कि एक लड़का जो आईआईटी की सिलेक्शन की पढ़ाई करके और अच्छे कॉलेज से जयपुरिया से सिलेक्टेड होके गया था, जिसकी फीस इंस्टीट्यूट देने को तैयार था, वो अचानक पढ़ाई छोड़ के चला आया। मैं बताना चाहता हूं आपसे, उस छात्र का नाम था शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी। सन 2008 में एक बड़ी जनसभा कराई गई, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, मात्र 18 साल की उम्र थी। पैसा आए तो कहां से आए, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी का काम किया, रियल एस्टेट का काम किया, लखनऊ में खुद ही का ऑफिस खोला और जो पैसा कलेक्ट किया उससे एक बड़ा प्रोग्राम कराया गया। उस बड़े प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, महाराज जी का आगमन हुआ था। गोरखपुर से महाराज जी आए थे और बाराबंकी से लेके लखनऊ की जहां एंट्री होती कमता की मोड़ तक सिर्फ भगवा झंडे लहर रहे थे। हम लोगों ने कोई किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया था उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ खंभों के किनारे ऐसे क्रॉस में 2 भगवा झंडे लगे हुए थे, ऐसे क्रॉस में, और हम लोगों ने पूरे उसमें योगी जी का स्वागत किया था। महाराज जी आए थे लाल रंग की सफारियों से झूमते हुए शेरों की तरह, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एंट्री किए थे। मेरे साथ के सभी लोग उस वीडियो को देख भी रहे हैं। मेरे साथ का एक भाई था अजय सिंह, मेरे साथ का भाई था विशाल खन्ना, वो सभी लोग कार्य करते थे मेरे साथ में, वो सभी लोग कार्य करते थे। आज भी वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। पूछिएगा 13 साल पहले की उस कहानी के बारे में, वो आप सभी को बताएंगे और बताते भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया था और महाराज जी लाल रंग की सफारियों के काफिले से, उस समय भी उनके साथ में पुलिस का दरोगा चलता था। मैं बताना चाहता हूं, लाल रंग की सफारी पे भी वो भगवा ध्वज लहरता रहता था। सन 2008 की मैं बात आपसे बताना चाहता हूं। उसके बाद वो कार्यक्रम हमने गोमती नगर के कठौता चौराहे पे संबोधित किया। कठौता चौराहे पे महाराज जी का वो कार्यक्रम लगाया गया, वहां पे कॉम्प्लेक्स उधर था, उसके पीछे एक पार्क था। और जब महाराज जी को 10 मिनट सुने ना, तो उसके बाद में मेरे साथ में और भी सैकड़ों युवा थे जो हिंदू युवा वाहिनी में महाराज जी के विचारधारा पे काम करने लगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे शख्स थे जो कभी भी अपने संगठन के प्रचार के लिए नहीं कहते थे कि आके सदस्यता ले लो, आके जुड़ जाओ। जो उनकी विचारधारा पे समर्पित रहता था वो काम करता था, जो महत्वाकांक्षी था वो छोड़ के चला गया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं फिर से कि 2007 में उसके बाद सरकार जब बदली, सरकार जब चेंज हुई, फिर आ गई बसपा की सरकार। अब बसपा की सरकार में भी क्या होता था, ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, हिंदुत्व का लॉजिक समझिएगा। बसपा की सरकार में अगर हरिजन थे और हरिजनों की सरकार बन जाती थी तो उनका साथ कौन देता था, यही अल्पसंख्यक लोग, यही मुसलमान लोग, और यही साथ देते थे जातिवादी पार्टी बनाने के पीछे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के यादवों का साथ में। क्योंकि सभी यादव उनसे समर्पित नहीं थे, मगर हाँ वो लोग एक तरीके से ठेकेदारी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की बात करते थे और सभी मुस्लिम उधर चले जाते थे। इसलिए बसपा सपा उत्तर प्रदेश में रिपीट होती रहती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं इन सभी के पीछे योगी आदित्यनाथ एक ऐसे शख्सियत थे जो लड़ते रहे। बात बताना चाहता हूं 2005 की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय भी एक मऊ में दंगा हुआ था। महाराज जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पे फोन किया, कहा कि इस दंगे को रुकवाया जाए, नहीं तो कोई भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह उस समय सीएम रह चुके थे, दोनों से संपर्क किया गया, बट जब बीजेपी का कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिला तो महाराज जी खुद ही सारी गाड़ियां लेके मऊ के दंगे को रुकवाने निकल चुके थे। 2005 की बात है। मुख्तार अंसारी ने धमकी दिया था कि आप आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। योगी जी अपनी सेना के साथ में घुस गए थे, कोई कुछ नहीं कर पाया था। एक आध गाड़ी पे हमला हुआ था, महाराज जी रुकवा के भी आए थे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। फिर मैं आप सभी को एक बार बताना चाहता हूं सन 2009 के बारे में। 2009 का जब दौर आया, ठीक है, उस समय योगी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब जब मस्जिदों में कुछ ऐसी वारदात होती थी, कुछ ऐसी हरकतें होती थी जो हिंदुत्व को तोड़ती थी, जब जब आतंकवादी जो है गतिविधियों के बारे में महाराज जी को गोरखपुर में पता चलता था, वो तुरंत एक्शन ले लेते थे। और एक्शन लेने के साथ ही साथ में मैं बताना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी पार्टी या अलग अलग जो देश में पार्टियां चल रही हैं उनके कार्यकर्ता फंसते हैं तो कोई फोन नहीं करता है या कोई आप लोग के पास पैनल बैठा रहता है। महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि हिंदू वाहिनी के एक कार्यकर्ता पे आज आ जाए ना तो गोरखपुर से फोन आता था। लखनऊ के सभी थानों पे फोन आ चुका है, पता कर लीजिएगा। शलभ प्रताप सिंह लोग जब काम करते थे कभी कभी कोई समस्या हुई नहीं है, 10 मिनट के अंदर फोन करके एसओसीओ यहाँ के काप जाते, जाए सरकार किसी की भी, उस समय सपा बसपा कांग्रेस कोई भी हो,
मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप देखेंगे सन 2011, सन 2012, 12 में फिर अखिलेश जी आ गए, तब भी शलभ प्रताप सिंह के गले में यही भगवा गमछा दिखा। मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ली थी। मैं लगातार काम कर रहा था महाराज जी के विचारधाराओं पे और उनके हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी पे, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के समय में हमारे संरक्षक हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आज, उनका नाम है साकेत सिंह सोनू जी। वो हमारे संरक्षक हुआ करते थे और हम लोग पूरी तरीके से सारे कार्यकर्ता समर्पित थे। और महाराज जी को जब वहां से आना हुआ तो इतने ज्यादा संतों की संख्या हो गई थी कि गाड़ी में आ नहीं रहे थे, तो महाराज जी ने अपनी लाल रंग की वो गाड़ियां जो है बाय रोड भेज दी और योगी जी ट्रेन से चल के आए। मैं बताना चाहता हूँ लखनऊ के चारबाग का वो हाल, क्योंकि शलभ प्रताप सिंह वो शख्स था जो मात्र उस समय 19 वर्ष का था और लड़कों का इतना ज्यादा हुजूम लेके गया था लखनऊ के युवाओं का, सभी के गले में ये गमछा डलवा के, और हम लोग चारबाग स्टेशन पे घुस गए थे। जो ट्रेन गोरखपुर से आई थी, उस ट्रेन की खासियत ये थी कि उस ट्रेन में सिर्फ गोरखपुर से साधु ही संत आए थे और कोई आया ही नहीं था। महाराज जी की पूरी ट्रेन में सिर्फ साधु ही संत आए थे और कोई नहीं था। सोचिए कितनी खतरनाक हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, कितनी कट्टर हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी कि उस समय जब सरकार बसपा सपा कांग्रेस चलती थी, फिर भी एक हिंदू शेर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चल दिए थे सिर्फ युवाओं को जगाने के लिए, हिंदू युवावाहिनी के कार्यक्रम को करने के लिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक स्वामी विवेकानंद का एक वो थे ऑडिटोरियम, उसमें रखा गया था। मैं बताना चाहता हूं आप सभी को उस ऑडिटोरियम की कहानी। जब हम लोग वहां पे महाराज जी को रिसीव करने गए तो मैंने ही चिल्लाया था, क्योंकि मैं 3-4 साल लगातार काम कर रहा था महाराज जी के लिए। मैंने ही चिल्लाया था गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना। अब इस स्टेटमेंट को चेंज किया था शलभ प्रताप सिंह ने, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। और मेरे साथ लखनऊ के वो 250 युवा जो आज मेरी तरीके से जिम्मेदार हो चुके हैं, आज बहुत प्रदेश की अच्छी अच्छी हस्ती हैं, वो सब भी थे वहां पे। मेरी टीम शलभ प्रताप सिंह, मात्र 19 वर्ष की आयु की बात मैं बता रहा हूं आपको, और वो सभी ने ये नारा दिया था। महाराज जी को हम लोग स्टेशन से बाहर लेके आए, ट्रेन के अंदर सिर्फ साधु ही साधु थे। उनकी गाड़ियों में महाराज जी को हम लोगों ने बैठा, क्योंकि गाड़ियां ऑन बाय रोड मैंने पहले ही बता दिया आ गई थी, उतने लोग अट नहीं पा रहे थे उसमें। फिर सारी गाड़ी का काफिला पूरे लखनऊ को चीरते हुए, मुलायम सिंह के और बसपा की सरकार के समय की बात मैं बता रहा हूँ, और जब मायावती परमिशन नहीं देती थी उस समय की बात बता रहा हूं, हम लोग लखनऊ की सड़कों को चीरते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के उस प्रेमिसेस में घुसते हुए उस ऑडिटोरियम में महाराज जी को ले गए। और जब महाराज जी ने 20 मिनट ऑडिटोरियम में बोला था, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, 20 मिनट जब ऑडिटोरियम में बोला था, उसके बाद अगर आप वो लोग उनकी बातें या उनके जो भी विचारधाराएं थे वो सुन लेते ना, तो उसी समय हिंदू जाग जाता, उसी समय हिंदू जाग जाता। भारत की मीडिया ने साथ नहीं दिया, उस समय के चैनल नहीं थे इतने, वो नहीं थे, सब लोग एक पार्टी के पीछे काम करते थे, तो इस समय वो हिंदू की माइथोलॉजी, वो आइडियोलॉजी योगी जी की नहीं समझ में किसी को आई, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई थी। और हम लोग समर्पित हो चुके थे उनकी बात से, क्योंकि हम लोग जानते थे कि उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र। उनका एक ही लक्ष्य है कि जो हिंदू की नगरी है भारत, वो हिंदुत्व के रूप में सुरक्षित हो जानी चाहिए। और जो लोग अन्य 56 देशों से पैसा पाके भारत के अंदर आज सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आतंकवादी घटना करके डराना चाहते हैं, अपनी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह अन्य राज्यों की मांग करना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। महाराज जी ने यही कहा था। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आज सभी हिंदुस्तान के युवाओं से, शलभ प्रताप सिंह के समर्थकों से, सभी धर्मरक्षक सेना के सैनिकों से, कि आप सभी सिर्फ एक चीज पे काम करिए। अगर उस सब्जी के ठेले वाले पे, जो सब्जी वाला था, उसके ठेले पे जो झंडा लगा था उसके ऊपर FIR कराने के लिए सबको ट्वीट कर दिया गया, तो क्यों कर दिया गया पता है? क्योंकि ये नई बात थी। हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि अपने घर में इस तरीके का झंडा नहीं लगा सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि एक भगवा ध्वज नहीं लगा सकता क्या? अगर आप इस भगवा ध्वज को लगाएंगे, और मेरे जितने सैनिक के समर्थक के पदाधिकारी उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 3 जोन में उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है, कल से ही वो फॉलो हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वालों कि आप लोग को लॉकडाउन, आप लोग का खुल जाएगा, आप लोग दूसरों से बात कर सकते हैं, दुकानें भी कुछ खुल जाएंगी, और आप सभी के घर में ये झंडा होता है, इसे खरीदने नहीं जाना है, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को अपने अपने घरों पे भगवा ध्वज लहराना है। इस हिंदुत्व की शक्ति का परिचय पूरे विश्व को दिखाना है, क्योंकि आज अगर आप 56 देशों को, ISIS को, अलकायदा को, इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को देख के ये नहीं सीख पाए कि वो सब अपने इस्लाम के पीछे काम करते थे, और आप एक हिंदुत्व के पीछे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी, आपका चूतियापा है, जिस वजह से आप लोग देश को ले डूबेंगे। जो भी हिंदुत्व
हिंदुत्व के विचारधाराओं पे, योगी जी के विचारधाराओं पे काम करना चाहता है, जिन्हें लगता है कि देश एक सुरक्षित देश बन सकता है हिंदू राष्ट्र बन के, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस विचारधारा पे काम करिए। महाराज जी को समर्पित पूरा हिंदुस्तान का हर हिंदू, मैं कहना चाहता हूं कि जब उसने बार बार ट्वीट किया तब भी उस सब्जी वाले गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं ये योगी सरकार है। यहाँ भगवा तो लहरेगा ही और कायदे से लहरेगा, यहाँ भगवा तो लहरेगा ही और कायदे से लहरेगा। और हम लोगों को, जब हम लोग काम करते थे महाराज जी के लिए, तो कोई होर्डिंग बोर्डिंग बैनर और पोस्टर की मांग नहीं होती थी संगठन द्वारा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग भगवा झंडे ही सड़कों पे लगा देते थे। और लाइन से पूछिएगा मेरे उन समय के पुराने लोगों से, मैं कभी आपको मीडिया के वजह बैठा दूंगा जो लोग कार्यकर्ता मेरे साथ काम करते थे, कि सलभ भैया ने सिर्फ और सिर्फ उस समय भगवा झंडे 500, 600, 1000 जितना हम लोग पैसा कलेक्शन करिए, क्योंकि उस समय भाई रोजगार का इतना अच्छा वो नहीं था। घर परिवार के लोग भी सोचे थे कि आईटी की पढ़ाई छोड़ के आया है और ये रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहा, ये हिंदुत्व पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे हो जाएगा प्रॉपर्टी का ऑफिस खुद खोल के लखनऊ के अंदर, सिंह बिजनेस एसोसिएट्स के नाम से, इंटरसिटी प्रॉपर्टीज के नाम से खुद काम करके जो पैसा कमाते थे सब इसी सब काम में लगाते थे हम लोग। हिंदुत्व के लिए सिर्फ हर जगह भगवा झंडे लगाने का काम करते थे। और मैं सभी संगठनों से कहना चाहता हूं कि ये सभी, आप सभी जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है ना, आप सभी किसी संगठन के नेता के पीछे काम मत करिए, सिर्फ हिंदुत्व के पीछे काम करिए, सिर्फ हिंदुत्व के पीछे। और कट्टर हिंदुत्व यही कहता है कि जितने भी मेरे नौजवान हैं, युवा हैं, भाई हैं, साथी हैं, अगर वो इस प्रकार अपने माध्यम से अपने घरों पे, अपने आसपास के घरों पे सब जगह भगवा ध्वज लहरा देंगे ना, तो आपकी हिंदुत्व की जो शक्ति का परिचय है वो पूरा विश्व देखेगा। और यही शक्ति आप खुद दिखा सकते हैं। इसके लिए किसी को वोट देने की आवश्यकता थोड़ी है, किसी से पूछने की आवश्यकता थोड़ी है, किसी अखबार की खबर लेने की आवश्यकता थोड़ी है, किसी टीवी को देखने की आवश्यकता थोड़ी है। यह हिंदुत्व का परिचय आप खुद ही दे सकते हैं। और अगर ये हिंदुत्व को परिचय देंगे तो आप मजबूत होंगे, आपका हिंदुत्व मजबूत होगा, आपका देश मजबूत होगा, तभी आप सुरक्षित बन पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, और इसीलिए लॉकडाउन के समय में आप सभी घरों में, मैं कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं करता हूं, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पे ही लगा दीजिए और अपनी दुकानों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने उस पे से भगवा ध्वज का प्रयोग करिए। पता है क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की मीडिया से मैं आज भी नाराज रहता हूं। पता है क्यों नाराज रहता हूं? क्योंकि जब धारा 144 और 370 हटाई गई थी कश्मीर से, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति, धर्मरक्षक सेना का संस्थापक, कश्मीर के लाल चौक पर गया था। 15 अगस्त के दिन गया था। सवेरे मेरी पहली फ्लाइट मिस हो गई थी। उसके बाद फिर हमने टिकट करा के सेकंड फ्लाइट लेके, परिवार के लोगों ने कहा नहीं वापस आ जाइए, वहां बहुत खतरा है, वहां बहुत दिक्कत है। सभी समर्थकों ने भी कहा सलभ भैया वहां मत जाइए, दिक्कत हो जाएगी। फिर भी हम लोग श्रीनगर उतरे थे। और मैं बताना चाहता हूं आप सभी से, हम लोग लाल चौक भी गए थे और भगवा ध्वज को लहरा के भी आए थे। उस समय भी क्योंकि वहां पे इंटरनेट रोक दिया गया था, धारा 144 लगाई गई थी और वहां पे 6.5 लाख आर्मी लगाई गई थी कश्मीर के लाल चौक पे। सोचिएगा क्या नजारा होगा जब आप लोग आज डरते हैं अपने घरों में इन कट्टरपंथियों से, अलगाववादियों से। उस समय एक वो युवा जो वहां चला गया लाल चौक तक और भगवा लहरा के आया, और उस समय वीडियो भी बनाया गया उस गाड़ी के अंदर से, जिससे हम लोग गए थे, वीडियो भी बनाया गया। जहां पे श्रीनगर थाने में हमको अरेस्ट किया गया था, वहां थाने के अंदर से वीडियो बनाया गया। ये सब वीडियो चोरी चुप पे बना के मैं लेके आया, और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा उन सभी वीडियो को मैंने हिंदुस्तान की जनता के सामने भेजा भी। मगर ये देश की जो मीडिया है ना, ये कभी उसको प्रचार नहीं करेगी। एक हिंदुत्व का पहली बार भगवा लहर गया, किसी ने नहीं बताया देश के हिंदुओं को कि साला प्रताप सिंह लहरा के आ गया। हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता थे, जो सैनिक थे, समर्थक थे, उन लोगों ने इसका प्रचार किया। मगर आप सोचिए अगर उसी समय हौसला इतना बढ़ जाता हिंदुओं का, तो आज हिंदुत्व इतना परेशान रहता क्या, आज हिंदुत्व इतना कमजोर रहता क्या कि एक गरीब सब्जी वाला ठेला लगाने में, नालंदा के बिहार में एक छोटा सा भगवा ध्वज लहरा दिया गया तो उसके पीछे राजनीति होने लगी। उत्तराखंड में विश्व हिंदू परिषद का नाम लिख के उसने दुकान पे लिखा दी कि हिंदू की दुकान। उसने ये नहीं कहा था कि कोई यहाँ से सामान मत खरीदो, बस उसने कहा था कि हिंदू की दुकान है। सोचिए, उसके बाद भी उसके ऊपर इतने केस होते हैं, इतनी बात हो रही है, मीडिया में लोग बैठे हैं, ट्वीट कर दिया जाता है। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा में एक बहन है, नेहा जी नाम है उनका, वो भी मेरी तरह हिंदूवादी बात करती हैं। उनके बारे में भी मुसलमानों ने ट्वीट कर दिया, यूपी पुलिस को, यूपी क्राइम ब्रांच को, यूपी आईटी सेल को, और ये सब ट्वीट कर दिया कि इनको अंदर करिए, इनके ऊपर मुकदमा करिए। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर भगवा ध्वज लहराने की बात करता है, वो भी योगी सरकार में, तो आप कहां से उसको अंदर करवा देंगे? करवाइए ना, कौन करवा देगा, मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी की सरकार में आप सभी बिल्कुल सुरक्षित हैं। बढ़िया से झंडा लगाइए, बढ़िया से ध्वज लहराइए और भगवा भगवा पूरा उत्तर प्रदेश कर दीजिए। इसके पीछे अगर आप सभी साथ देंगे धर्मरक्षक सेना का, तो मैं धर्मरक्षक सेना के सभी पदाधिकारियों से ये बात कहना चाहता हूं, अपने सभी सैनिकों से कहना चाहता हूं, अपने सभी
जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी भारत के राष्ट्रवादी संगठन, क्योंकि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिसको सभी संगठन सपोर्ट करता है, कोई मेरा विरोध नहीं करता है, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी और जो मेरी सोच है वो उनकी भी सोच वही है। वो सब मेरे साथ मिलकर काम करते हैं भारत के हर राज्य में। इसी वजह से आज धर्मरक्षक सेना देश का सबसे शक्तिशाली संगठन बन चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी साथ दीजिए और सभी के घरों पे, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके बाद मीडिया कवरेज कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि अब सरकार महाराज जी की उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी चैनल्स के ब्यूरो चीफ है, सबसे हम बात कर रहे हैं सुबह से। और आप जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तैसे ही जैसे सैटेलाइट से व्यू दिखाया गया था ना, ड्रोन से व्यू, जब मोदी जी ने कहा था कि आप लोग दिया जलाइए, तो आपने देखा को शलभ प्रताप सिंह उस समय लाइव आया था, मगर वो भगवा ध्वज और अपने, ये देख सकते हैं, इस प्रकार के भगवा ध्वज के साथ ही में आया था, और साथ में महाराज जी के संदेश जो है मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा रहा था। पीछे से साउंड बॉक्स पे वो साउंड चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में हम लेते हैं। धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेता है कि आप सभी अपने अपने घरों में भगवा ध्वज लगवाइए और इस मुहिम पे काम करिए। यार देखो, कोई हीरो मर गया है तो उस पर बैठ के आप लोग पूरा पूरा दिन निकाल दे रहे हैं। कोई जो है अभिनेता कुछ कह दे रहा है तो उसके ऊपर पूरा पूरा दिन निकाल दे रहे हैं। किसी पत्रकार के साथ कोई बात हो जा रही है तो आप उसको 2 साल पहले ले जा रहे हैं कि वो राजपूतों के लिए ऐसा बोला था। ये सब काम नहीं करना है। काम करना है तो देश के हिंदुत्व के लिए करिए, देश के हित के लिए करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जातियों पे काम मत करिए। मैं बोलना चाहता हूँ बार बार, जातियों पे काम मत करिए, खत्म हो जाएंगे आप लोग। भारत देश में अगर आप लोग जातियों पे काम करेंगे ना, कि राजपूत बोले राजपूत है, यादव बोले यादव है, यादव लेके कृष्ण भगवान को चल दिया, राजपूत बोला कि राम भगवान हमारे हैं। उसी बीच में मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों का मन थोड़ा सा और भ्रमित कर दिया गया, उनसे कहा परशुराम की बात आप लोग करिए। ये सब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है। महाराज जी ने कभी किसी जातिवाद की बात की ही नहीं थी। 14 साल से हम काम कर रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। मैं 1 साल करनी सेना, फिर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश भी था। मैं उस समय भी ये बात कहता रहता था हर जगह पे, और उस समय भी यही भगवा ध्वज आप सभी को मेरे उसमें जो है ये भगवा गमछा दिखाई देता था। क्यों पता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर क्षत्रिय, ब्राह्मण, हिंदू सब एक साथ मिलकर देश में आ जाएंगे ना, तो ये 56 देश वाले अपनी मंशा नहीं पूरी कर पाएंगे। इस्लामिक कट्टरपंथियों को समझिए। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इनका पूरा पैसा, पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को और इस्लामिक देश को खड़ा करने में लगी रहती है। जगह जगह लोग जाते हैं, पुर्तगाल गए उसको बना दिए, सोचिए, बर्मा गए, बांग्लादेश गए, कहाँ कहाँ ये लोग गए। इनके पीछे कितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन काम करते थे, IS, अलकायदा, इसमें अरबों खरबों पैसा, दाऊद इब्राहिम का पैसा, ये सब किसके लिए काम करता था? सिर्फ और सिर्फ इनके इस्लाम के पीछे। हर चीज के पीछे इनका इस्लाम रहता था। और आपका राम जिसने पूरी पृथ्वी बनाई, आपका कृष्ण जो पालनहारी है पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, वो आप लोग को दिखाई नहीं देता है। आप लोग लड़े रह रहे हैं परशुराम के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में एकता स्थापित करिए, सभी हिंदुओं को एक साथ लाने का काम करिए, क्योंकि वो तो मेरे अपने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी को, और धर्मरक्षक सेना की अगर ये आइडियोलॉजी, ये सोच आप सभी को समझ में आती है तो मेरा समर्थन करिएगा। मेरा कहना है कि अगर आपको कैंसर हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है तो पहले आप कैंसर का इलाज करेंगे ना, कि वो कैंसर खत्म हो जाए, नहीं तो शरीर में वो बड़ा नासूर बन जाएगा और पूरा शरीर खत्म कर देगा। तो ये जो कट्टरपंथी है, जो ये वामपंथी है, जो ये अलगाववादी हैं, जो ये कम्युनिस्ट हैं, जो ये कांग्रेसियों की विचारधारा है, जो सपा बसपा वालों की विचारधारा है कि मुस्लिमों को अपने साथ लेके वो सरकार बना लेंगे और ये कर लेंगे, और वो सबको करने के बाद अलगाव का काम तो वो लोग करते हैं ना। ये कैंसर है। और जो आपको छोटा मोटा घाव लगा है ना, वो आरक्षण है। जो घाव लगा है कि हमारा आरक्षण चला गया, तो वो एक घाव है, वो एक चोट है। वो डिटॉल से आप साफ करेंगे तो कुछ दिनों में सही हो जाएगी। मेरा इशारा है कि आप सभी हिंदुत्व को साथ दीजिए। ये हमारे घर की आपस की लड़ाई है। आरक्षण जैसी चीजों पे हम बाद में भी बात कर लेंगे, और मुझे महाराज जी पे पूरा भरोसा है कि वो देश को एक समान लेके आएंगे, क्योंकि उनका भी मानना है कि हिंदुत्व की विचारधारा तभी कार्य कर पाएगी जब सभी जातियां एक समान देश के अंदर रहेंगी। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, महाराज जी पूजनीय हैं हम सभी के, और वो एक देश का नहीं पूरे विश्व का एक बड़ा भविष्य है। इसलिए भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में धर्मरक्षक सेना उनको हर जगह जो है, हर जगह उनके अच्छे कामों का प्रचार करती है और उनकी विचारधारा को पूरे विश्व से अवगत कराती है। इसके पीछे की भी एक मंशा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि आज योगी मॉडल की वजह से अन्य प्रदेशों में वो फॉलो किया जा रहा है, हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, डॉक्टरों को सबको जो है अच्छे से सम्मानित किया जा रहा है। ये सब यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही तो गया। पहले महाराज जी ने तो किया यहाँ यूपी में, उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी सब लोग करने लगे। तो आप लोग सोचिए, इसी तरीके से आज आपका यूपी मॉडल बन चुका है। और दिल्ली देखिए, 12 से 12 के 12 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, और आज पूरा का पूरा रेड जोन बन चुका है। वो राज्य रेड जोन बन गया। हमारे यहाँ कुछ एरिया 19 हैं, हमारे 35 ऑरेंज जोन है, 20 ग्रीन जोन है, उनका पूरा का पूरा दिल्ली ही रेड जोन बन चुका है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति है ऐसा हिंदुस्तान के अंदर
जिनके विचारधारा पे, जिनकी सोच पे, जिनके कट्टर हिंदुत्व पर अगर आप सभी साथ देंगे, हिंदुत्व को एक करके काम करेंगे, तो आप सभी बहुत आगे तक देश को ले जाएंगे और देश बहुत जल्द एक हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों की बात करता है, उससे मैं बता दूं कि बहुसंख्यकों का भी अधिकार है इस देश के ऊपर, इसलिए उनके प्रति मुझसे ना कहें। रजत शर्मा से टीवी पे बैठ के कह के आए थे कि 430 से ज्यादा मामले हुए हैं उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर, जहां पे सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत की गई थी, और वो सारे के सारे मुस्लिमों ने किया था, एक भी हिंदुओं ने नहीं किया था। उनसे ये भी कहा गया था कि महाराज जी ये बताइए योगी जी कि अगर कोई आतंकवादी की कोई परिभाषा नहीं होती, अगर हिंदू आतंकवादी हो जाए, तो बोले महाराज जी कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो आप लोग क्यों अमेरिका को जो आके समुद्र में डाल दिया। जो आतंकवाद है उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा, जो गोली की भाषा समझता गोली की भाषा में समझाया जाएगा। बसपा सपा सरकार में रहने वाले जितने भी मुसलमानों के समर्थन में संगठन थे, जो उनके में जो नेता थे, वो सब आज कहाँ है? जेल के पीछे है, तो उनका उनकाउंटर कर दिया गया, या तो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये योगी सरकार का ही तो मतलब है। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, योगी जी की वजह से ही संभव है उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हिंदुत्व को रोकने की धमकी दे देते हैं। आज बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते हैं साले, उनकी औकात नहीं है। आज हम लोग डंके की चोट पे ट्विंकल के न्याय की मांग करते हैं, राम मंदिर की मांग करते हैं, राम मंदिर की मांग की लड़ाई लड़ी गई महाराज जी सरकार में, और बन भी गया राम मंदिर। आपका हुआ कि नहीं हुआ? ये महाराज जी की ही सरकार में संभव था। आप लोगों ने देखा कि कहीं भी कोई बात होती है, आज शलभ प्रताप सिंह बेबा का बिहार के अंदर, छपरा के अंदर लगातार 10 जिलों में कन्हैया के ऊपर जो है कालिक पोता गया, अटैक हुआ, उसका विरोध किया गया। आपने देखा कि किस तरीके से भीम आर्मी को शांत कराने का काम किया गया। तो ये सब क्यों संभव है? महाराज जी की वजह से ही संभव है। जो भी अपने आप को अब बहुत बड़ा सूरमा समझता है, जो भी अपने आप को ये समझता है ना कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग ये सांप्रदायिक दंगा, हिंसा और ये सब आपस में फूट कर देंगे, हिंदुत्व को कमजोर कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। ये योगी सरकार है, और आप सभी महाराज जी के आदर्शों का, उनकी विचारधाराओं का साथ दीजिएगा। अकेला व्यक्ति, इसके पिताजी खत्म हो गए, फिर भी महाराज जी लिखेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता मेरी प्रजा है, मैं पहले प्रजा को देखूंगा, बाद में मैं अपने घर जाऊंगा। सोचिए, योगी इसी को कहते हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया था, संन्यास लेने के बाद जब परिवार को त्याग दिया, तो नहीं गए पिता की अग्नि में वो शामिल होने। सोचिए, किसी के पिता खत्म होते वहां नहीं गए, उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित हो गए। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने अपना आदर्श माना है। शुरुआत से 14 वर्ष से हम लोग कार्य कर रहे हैं, शुरू से ही। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को एक करने का काम किया जाए। आप सभी जितने भी मेरे युवा हैं, जहां तक ये वीडियो जाएगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, जो है व्हाट्सएप पे, जहां तक लिंक शेयर होगा, क्योंकि मैं आप सभी से कहता हूँ ज्यादा ज्यादा वायरल कीजिएगा। और मैं खुल के पूरी बात बताता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है। जरूरी है, जब अगर हम आपसे सिर्फ शॉर्ट में बता देंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और मुझे व्यूज का, शेयर का और इसका कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, ना उसकी जरूरत है मुझे, ना कोई चैनल चलता है मेरा, ना मुझे किसी प्रकार की कोई फंडिंग होती है, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। बस मेरी विचारधारा जैसे मेरे अन्य सैनिकों तक पहुंच पाई है, जैसे मेरे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में पदाधिकारी बन चुके हैं, सेना के सदस्य बन चुके हैं, जो हमारे अलग अलग 19 से ज्यादा प्रदेशों में तो मैं खुद ही कार्यकारिणी का गठन करके आया हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आप लोग काम करते रहिए। धर्म रक्षक सेना के सिद्धांत, उसके वसूल, उसकी सोच और विचारधारा आपके साथ में हमेशा रहेगी। देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में करना है तो हिंदुत्व को मजबूत करिए, सभी को अपने साथ लेके चलिए। किसी नेता की ठेकेदारी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी पार्टी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हिंदुत्व को लेके चलिए। समय आने पे लोकतंत्र होता है, ये 5 साल बाद डिसाइड होता है कि हमें किसे देना है। देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, समर्पित होना है तो किसी नेता को मत होइए ना, समर्पित होना है तो अपने देश को होइए, अपने हिंदुत्व को होइए, अपनी मट्टी को होइए, उससे ज्यादा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप सभी इस प्रकार आगे आएंगे, इस प्रकार जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ, ये भगवा ध्वज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शलभ प्रताप सिंह का लखनऊ आवास का नाम इंटरसिटी हाउस है, जो एकदम गोमती नगर के सहारा हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग धमकी देते हैं ट्विटर पे और उस पे अलग अलग हिंदू नेताओं को, अलग अलग लोगों को, जो थोड़ी भी बात कर लेता है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मैं तो बार बार लाइव होके बोलता हूँ, ये देखो ना, लखनऊ के सबसे सबसे वीआईपी एरिया गोमती नगर के सहारा हॉस्पिटल के ठीक सामने वाली बिल्डिंग इंटरसिटी हाउस शलभ प्रताप सिंह का आवास है। जिसके पिछवाड़े में दम हो, ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर ही एक हनीमैन चौराहा है, उतना ही क्रॉस करके दिखा दे। जितने भी दंगाई हैं, जितने भी नक्सलाइट हैं, वामपंथी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, कांग्रेस के समर्थक, उन सभी से कहना चाहता हूँ, सपा के, बसपा के, जितने भी देश के अंदर ऐसे अराजक तत्व हैं, कि तुम ज्यादा दूर तो नहीं, ये इंटरसिटी हाउस है, मैं बार बार कह रहा हूँ। घर के ऊपर भगवा लहर रहा, 5 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, सैनिक हैं, समर्थक, वो सब आ चुके हैं यहाँ पे मेरे पास। और ये सहारा हॉस्पिटल के ठीक सामने की बिल्डिंग है। और अगर किसी के भी पिछवाड़े में दम हो तो एक्शन ले लेना, गोलियां चलवा लेना, हमला करवा लेना।
बिल्डिंग तो छोड़ो, इंटरसिटी हाउस तो बहुत दूर की बात है, 2 किलोमीटर की रेडियस की बात कर रहा हूँ। हनीमैन चौराहा है यहाँ पे, वहीं पे आप देख लीजिएगा किस तरीके से फोर्स बैठती है, किस तरीके से लॉकडाउन को सील किया गया, किस तरीके से यहाँ के लोग पालन करते हैं और यहाँ की जनता, यहाँ की नागरिक, यहाँ के युवा, यहाँ के भाई शलभ प्रताप सिंह को मानते हैं। क्यों मानते हैं उसके पीछे की भी कहानी यहाँ के लोगों से पूछिएगा कि शलभ प्रताप सिंह ने हमेशा यहाँ के लोगों की मदद करी है, कभी किसी से कोई फायदा नहीं लिया, हमेशा लोगों के हित में खड़ा रहा है। 14 साल से यहाँ के पब्लिक के लिए आज गोमती नगर के अंदर बच्चा बच्चा शलभ प्रताप सिंह के बारे में कहता है, बच्चा बच्चा। जैसे महाराज जी को लोग गोरखपुर में कहा करते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, आज वो दौर है कि लखनऊ शहर के अंदर लखनऊ के सारे युवा, सारी जनता, सारे लोग शलभ प्रताप सिंह को अपना मानते हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे भगवान मानते हैं, भगवान क्यों मानेंगे, वो मुझे अपना मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। कोई छोटा भाई मानता है, कोई बड़े भैया मानता है, कोई सम्मान देता है और सब सुनते भी हैं। उसी ताकत को कहते हैं शलभ प्रताप सिंह। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप सभी के माध्यम से इस मुहिम की शुरुआत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में, अपने गांव में, क्योंकि जो मेरे अलग अलग जिले में पदाधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि छोटे भाई आप लोग यही करिए कि फोन के माध्यम से या पोस्ट डाल के कि धर्म रक्षक सेना की मुहिम में साथ दीजिए, हमारे जिले में हर जगह जगह घरों पे ध्वज लगाइए। जितने लोग आपको जानते ग्रुपों में, आप सभी के जिलों में मैं ग्रुप बना चुका हूँ। व्हाट्सएप पे हम लोग के 400 से ज्यादा तो ग्रुप शलभ प्रताप सिंह के फोन में चलते हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में हिंदूवादी कार्यों को धर्म रक्षक सेना के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें मैं देखता हूं कि उनके जिले के सभी लोग ऐड रहते हैं। तो आप सभी अपने अपने जिलों में भगवा ध्वज की मुहिम छेड़िए। कोई पार्टी या संगठन आपको रोकता है तो बोल दीजिए भैया जय श्री राम, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है देश के अंदर। अगर आप इस शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ना, तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप ठेले पे और दुकान पे इसकी बात करते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये देखिए, लगा ना जय श्री राम। मैं आज अपनी 1 साल की बेटी है प्रिशा, उसको भी जय श्री राम सिखाता हूँ। उसको भी मैं यही सब जो है महाराणा प्रताप की संगीत, ये सब गीत, वीरता की चीजें, तलवार वगैरह, ये सबसे उसका लगाव क्यों रख रहा हूँ पता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रकार अपने राम राज के समय के हिंदुत्व की परिभाषा को समझें, उस समय की मजबूती को समझें। और ये जरूरी है, अगर आप अभी नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी पे ध्यान दीजिए। लॉकडाउन के समय तो हिंदुत्व को एक करने पे ध्यान दीजिए। देश के अंदर सभी जातियों को लोग आपस में मत लड़िए। जो अगर हिंदू है उसको हिंदू ही लेके बनाइए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह यादव ने किसी यादवों को ठेका नहीं ले रखा है। मैं बताना चाहता हूँ, वो भी हिंदू है, हमारे भाई हैं। और अगर जो भी बसपा सरकार और भीम आर्मी का लोग है, उससे मैं बोलना चाहता हूँ कि तू लोग कोई हरिजनों को ठेका नहीं लगा, वो हरि के जन है। हरि का जन मतलब कि राम के और कृष्ण के जन है, वो भी तो भगवान के ही लोग हैं। कहाँ से तुम्हारी पार्टी का कोई लोगो लग गया क्या? और योगी जी ने कभी भी जाति देख के किसी की मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश के अंदर पता कर लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम और ये सब कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रदेश की जनता को एक साथ लेके चला हुआ है और हमेशा किसी जो है जात के साथ उनको ना जोड़ा जाए। कट्टर हिंदुत्व की परिभाषा महाराज जी हमेशा से रहे और रहेंगे, और हम सभी उसमें समर्पित हैं। मेरा पूर्ण जीवन उस पर समर्पित है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप सभी अगर इस समय साथ देंगे तो भारत देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। और महाराज जी व्यक्ति हैं जो दिल्ली जाने के बाद आपकी आरक्षण जैसी लड़ाई को भी खत्म कर सकते हैं। जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने जैसे अन्य युवाओं तक पहुंचाइएगा। जब और युवा और भाई इसको सुनेंगे तो शलभ प्रताप सिंह की सेना से जुड़ेंगे, सेना की शक्ति बढ़ेगी उतनी तेजी से। पहले तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर अन्य देशों में जहां हमको धमकियां मिलती हैं वहां हम भी दिखाएंगे कि हिंदुत्व की शक्ति होती क्या है। जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।